नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं। आज तक पर आप देख रहे हैं 10 तक। बीते दिन हमने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कोसी नदी में अवैध खनन करने वाले दोषियों के चेहरे बेनकाब किए थे और आज हम देश के 5 राज्यों में खनन माफियाओं के सिंडिकेट पर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज हमारे देश के 5 राज्यों में पुलिस प्रशासन की शह पर चल रहे अवैध खनन पर सरकार की आंखें खोलने वाली पड़ताल हम आपको दिखाएंगे। ऑपरेशन सरकार पार्ट 2 में आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड के खनन माफियाओं के सिंडिकेट का काला सच देखेंगे। कैसे नर्मदा नदी से लेकर यमुना नदी तक, कैसे अरावली पर्वत से लेकर जमीन के नीचे कोयले की खदान तक खनन माफिया खतरनाक मकड़जाल फैला रहे हैं। ऐसे खनन माफियाओं के चेहरों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। खनन के खेल में शामिल सरकारी तंत्र के तिलिस्म को तोड़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश की जनता के अधिकार पर, आप पर, हम पर डाका डाल रहे हैं। जगह नोएडा। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर नोएडा के रायपुर इलाके में पहुंचे। जिला प्रशासन का दावा यही है कि नोएडा में अवैध खनन नाम की कोई चीज नहीं है। नोएडा में खनन माफियाओं पर चुन चुन कर शिकंजा कसा जा चुका है, यानी नोएडा खनन माफियाओं से मुक्त है। लेकिन आज तक के खुफिया कैमरे में जिला प्रशासन के एक एक दावे की कलई खुल गई। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में खनन माफिया से लेकर अवैध खनन को संरक्षण देने वाले सरकारी मुलाजिमों की सच्चाई कैद हो गई। नोएडा में खनन माफियाओं का सिंडिकेट। जिला प्रशासन की आंखें बंद, खनन जारी। योगी राज में फलते फूलते खनन माफिया। खनन पट्टे की आड़ में खुलेआम अंधेर गर्दी। स्टिंग में कैद यमुना नदी के दुश्मनों का सच। रायपुर खादर में खनन का ठेका बालाजी एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी के पास है, लेकिन पट्टाधारी कंपनी पर्यावरण मंजूरी की शर्तों की धज्जियां उड़ाती दिखी। यमुना नदी के बीचों बीच पट्टे की आड़ में जेसीबी और भारी मशीनों से अवैध खनन का खेल जारी है। अवैध खनन के लिए यमुना की धारा को मोड़ दिया गया है। नदी के बीचों बीच डंपरों से बालू की ढुलाई के लिए अस्थायी मार्ग का निर्माण किया गया। यमुना नदी में 3 मीटर से ज्यादा या फिर पानी आने तक ही खनन हो सकता है, लेकिन यहाँ कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यानी यमुना नदी का सीना चीरकर पर्यावरण को ताक पर रखकर सरकार के राजस्व में जिला प्रशासन की शह पर बंदर बाट का खेल बदस्तूर जारी है। हमने खनन के पट्टे की साइट पर जो देखा वो होश उड़ाने के लिए काफी था। आखिर खनन के नाम पर यमुना नदी के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ की छूट किसने दी? हमने जिले के खनन अधिकारी उत्कर्ष त्रिपाठी को फोन किया। मैकेनाइज्ड में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ये लोग? एक्सकेवेटर और प्रोक्लेन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोक्लेन कर सकते हैं? जी जी सर, मेरे पास जो विजुअल है ना, वो बेड में उन्होंने ये उतार रखा है, क्या वो सही है क्या? आप एक बार मुझे भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ क्या सीन है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और फिर सर आपको मेरे साथ इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन शेयर कर दीजिए। जिले के खनन अधिकारी ने कैमरे में कैद सच्चाई को झुटलाने की कोशिश की। हमसे साइट पर चल रहे अवैध खनन का वीडियो मांगा गया। मैं कह रहा हूँ सर, ये जो रिवर बेड के बीच में घुसकर ये ट्रक जा रहे हैं और ये जो पूरी मशीनरी बीच में के बीच में ट्रक कैसे चला जाएगा? सर जा रहा है ना सर। आप एक बार मुझे भेज दीजिए, मैं आपको लाइव दिखा दूं सर। आप एक बार मुझे सेंड कर दो। मैं आपको लाइव दिखा दूं वीडियो कैमरे से। हाँ? वीडियो है
अभी हाथ की हाथ। अभी तो मैम के कैब में बैठूंगा, आप मुझे वीडियो भेज दीजिए, लाइव ही भेज दीजिए। अच्छा मुझे बस सर इतना बता दीजिए, क्या ये बीचों बीच ट्रक लेके जा सकते हैं? हाँ, बीचों बीच ट्रक लेके जा सकते हैं, बीचों बीच रिवर बीचों पे? बीच नदी के बीचों बीच ट्रक लेके कैसे चले जाएंगे? और इन्होंने ये कटाव बना रखा है, रास्ता पूरा नदी का, एक छोटा सा ड्रेन छोड़ दिया है नदी का, और बीच में आधे नहीं नहीं, 80%। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। अंडरकवर रिपोर्टर ने वीडियो भेजने के बजाय खनन अधिकारी को वीडियो कॉल के जरिए सच्चाई दिखाने का फैसला किया। जिला खनन अधिकारी का काम है अवैध खनन पर कार्रवाई करना, लेकिन जिम्मेदार अफसर ऐसे पेश आए मानो उनकी जानकारी में कुछ है ही नहीं। होना तो ये चाहिए था कि अवैध खनन पर एक्शन होता, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। जैसे ही खनन अफसर का फोन कटा, चंद सेकंड के बाद आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर के मोबाइल पर अननोन नंबर से फोन आया। ये फोन खनन का पट्टा लेने वाली कंपनी की तरफ से आया। फोन करने वाले ने अपना नाम मंचल सिंह बताया और हमसे मिलने की इच्छा जाहिर की। चंद मिनटों में मंचल सिंह सफेद रंग की स्कॉर्पियो, जिसका नंबर है UP16 CS 9720 से हमारे दफ्तर पहुंच गया। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, अवैध खनन के खेल का सच हमारे कैमरे में कैद हो गया। आप कब से हैं पट्टे पर? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल? तो आपका काम क्या रहता है? यही देखना, गाड़ियाँ वगैरह जो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही रास्ते वगैरह। अच्छा ये बताओ यार, नियम क्या कहते हैं कि तुम्हारे रिवर बेड में ट्रक जोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं, मैकेनाइज? वो तो सर जैसे पानी ओवरफ्लो वगैरह हो जाता है उस टाइम पे पूरा हो रहता है, जैसे पानी ओवरफ्लो नहीं। तुमने तो नदी काट रखी है सारी। नहीं सर, वो नदी काटी नहीं है, तो जब पानी से ज्यादा। नदी नहीं काटी है? नहीं नहीं सर, जब पानी से ज्यादा। मैं बस दिखा दूं तुमको नदी काटी हुई है तो। एनवायरमेंट क्लियरेंस आपको तब मिलती है जब आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हैं। रख दो एक मिनट यार। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है मुझे ये बता दो, जो भी तो आपको पट्टा मिलता है। अब उसका सर हमें इतना नॉलेज नहीं सर, हम तो लोग आपको इतना नॉलेज नहीं है? आपको नॉलेज, आप तो 2 साल से काम कर रहे हैं। नहीं तो सर, मैं उधर नदी का नहीं है, मुझे फील्ड का रहता है। आपने बोला मैं वहाँ सब कुछ चेक करता हूँ। नहीं, फील्ड में रहता ही मेरी। हैवी मशीनरी है नहीं है? वैसा थोड़ी है सर, जैसा आप सर आप बोल रहे थे दूसरा आ जाता है। हाँ तो मतलब रात को भी भरी जाता रात में उठी जाता है, उसी के हिसाब से रात को भी चलता है बस। आपसे जैसे ही ज्यादा नहीं चलते, थोड़ी बहुत ही चलती। मंचल सिंह का दावा है कि बालाजी एंटरप्राइजेस का काम नोएडा में वही देखता है, लेकिन उसे खनन से जुड़े कायदे कानून नहीं पता है। मतलब मंचल सिंह जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा छिपा रहा है, ताकि अवैध खनन के काले कारोबार पर पर्दा डाल सके। लेकिन हमारे खुफिया कैमरे में मंचल सिंह और उसका साथी शुभम यादव बेनकाब हो गए। अवैध खनन और खनन माफियाओं पर लगाम लगाने का जिम्मा प्रशासन, जिला खनन विभाग और पुलिस के कंधों पर है। आज तक के कैमरे ने यमुना नदी के दुश्मनों का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन जिला प्रशासन इस अंधेर गर्दी पर आंखें मूंद कर बैठा है। जवाब दीजिए गौतम बुद्ध नगर की कलेक्टर मेघा रूपम, यमुना नदी का सीना चीरने का लाइसेंस खनन माफियाओं को किसने दिया? जवाब दीजिए गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, अवैध खनन पर स्थानीय थाना आंखें मूंद कर क्यों बैठा है? जवाब दीजिए गौतम बुद्ध नगर के जिला खनन अधिकारी उत्कर्ष त्रिपाठी, कैसे यमुना की धारा मोड़कर प्रतिबंधित मशीनों से खुल्लम खुल्ला रेत का अवैध खनन दिन रात चल रहा है। चौंकाने वाला सच यही है कि पट्टे की आड़ में कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन हाथ बांध कर बैठा है। बालाजी एंटरप्राइजेस को मिली पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन चल रहा है। पर्यावरण मंजूरी के दस्तावेज बताते हैं कि खनन के लिए स्कूपर जैसी भारी मशीन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। खनन के लिए जेसीबी की इजाजत है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। खनन के लिए यमुना नदी की धारा को बदला नहीं जा सकता। रिवर बेड पर डंपरों की आवाजाही पर मनाही है, लेकिन यमुना नदी में रास्ता बनाकर खनन की ढुलाई जारी है। रात और दिन नदी के अंदर मशीनें चलती हैं, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। स्थानीय प्रशासन पर अनदेखी की वजह से अवैध खनन का खेल चल रहा है। ये तब है जब स्थानीय लोग
कई बार अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन से शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। कोई एक्शन नहीं होने की वजह से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आज तक की पड़ताल ने नोएडा में खनन के काले खेल से पर्दा उठा दिया। अब यमुना नदी के दुश्मनों और जिला प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी राजस्व पर डाका डालने वालों पर बड़े और कड़े एक्शन की जरूरत है। कैमरामैन इमानुअल के साथ भूपेंद्र चौधरी और नितिन जैन की रिपोर्ट। आपने ऑपरेशन सरकार 2 में नोएडा में खनन माफियाओं पर एक बड़ा खुलासा देखा, कैसे नियमों को ताक पर रखकर यमुना नदी खोदी जा रही है और हरियाणा में यमुना नदी में चल रहे अवैध खनन पर बड़ा खुलासा। अब आइए हम आपको दिखाते हैं। जी हां, हरियाणा के यमुनानगर से लेकर सोनीपत में खनन के नाम पर कैसे पुलिस प्रशासन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे प्रतिबंधित मशीनें यमुना नदी के गर्भ में खौफनाक खिलवाड़ कर रही हैं। अवैध खनन पर हमारी ये दस्तक हरियाणा की सरकार को जरूर देखनी चाहिए। हरियाणा की यमुनानगर में अवैध खनन पर दस्तक। यमुनानगर में यमुना नदी में अवैध खनन का खौफनाक खेल। नदी तो नदी, खनन माफियाओं ने पुल की भी नींव हिला दी। क्या कर रही है हरियाणा सरकार? अवैध खनन रुकता क्यों नहीं है? क्या खनन माफियाओं के सामने सरकार भी फेल है? हरियाणा में यमुनानगर की रादौर तहसील में यमुना नदी के सीधे पर कैसे पोकलैन मशीनें चलाई जा रही हैं और कैसे अवैध खनन का खौफनाक खेल चल रहा है, आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। सवाल यही है कि हरियाणा सरकार क्या कर रही है? सवाल यही है कि यमुनानगर का प्रशासन क्या कर रहा है? यमुनानगर में अवैध खनन का सच बेहद ही चौंकाने वाला है। आज तक की टीम राज्य दर राज्य अवैध खनन की पड़ताल करते हुए हरियाणा के यमुनानगर में पहुंची तो जो कुछ देखा, अगर उस पर जल्दी एक्शन नहीं हुआ तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अरावली की पहाड़ों को लेके जो हाहाकार मचा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं हम। इस वक्त हैं यमुनानगर में। अगर हम बात करें लोकेशन की, यह है गुंथला राव, जहां पे आप पीछे देख सकते हैं यमुनानगर का वो इलाका जहां पे अवैध खनन अभी तक लगातार चल रहा है। अगर राज्य सरकार की माने तो उन्होंने कहा इलीगल माइनिंग नहीं हो रहा है, लेकिन कैमरा से अगर एक नजर से आप देखें, आपको साफ तौर पे नजर आएगा किस तरह से दिन दिहाड़े खुलेआम ये माइनिंग चल रही है। देखिएगा, मैंने हाल ही में एक आरटीआई लोकल तहसील रदौर से मांगी थी। उसमें ये स्पष्ट पूछा था कि सन 2016 जब से ये माइंस आई थी तब से लेकर आज 2025 तक किस किस माइंस की आपने निशानदेही की, एरिया चिन्हित किया और उनको बताया कि आप इस एरिया में खनन करेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि हमने हमारे कार्यालय द्वारा, हमारी तहसील द्वारा किसी भी माइंस एजेंसी को जो इस क्षेत्र में कर रही हैं उनका हमने कभी निशानदेही नहीं करी और ना ही कभी एरिया चिन्हित करा। मैं पूछना चाहता हूं, जब एरिया चिन्हित हुआ नहीं, निशानदेही हुई नहीं, ये माइंस किस रकबा नंबर, किस किला नंबर, किस खतौनी नंबर में हो रही है, किसने बताया? बड़ी बात यह है कि खनन माफिया ने इस कदर अवैध खनन किया है कि यमुनानगर के नगली पुल की नींव पर असर पड़ने लगा है। 100 करोड़ का बजट पास करके सरकार ने इस पुल को जनता के लिए बनवाया, लेकिन खनन माफियाओं ने अवैध खनन से इस पुल के वजूद को ही खतरे में डाल दिया है। हम यमुनानगर के नगली पुल पे हैं, जिसको बनने में कई साल लग गए। अब इसकी हालत तो खस्ता नजर आ रही है, लेकिन अगर पुल के थोड़ी दूर देखें आपको यहाँ पे भी अवैध खनन नजर आ जाएगी। ये पूरी इलीगल सैंड माइनिंग है जो खुलेआम हो रही है। खासतौर पे इतना इम्पैक्ट हुआ है कि ये जो नया पुल है इसकी नींव भी इम्पैक्ट हो रही है और इसको भी खतरा है। प्रशासन ने ये बात मानी भी है। बात करते हैं एडवोकेट सर्वजीत से। सर बताएं क्या हालत है? हम जहां नजर दौड़ाएं हमें ट्रक ही ट्रक नजर आ रहे हैं और सैंड से भरे हुए हैं, तो क्या हकीकत है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से नियमों को ताक पर रखकर खनन जो है ये कर रहे हैं और पुल को इससे, ये अभी पुल बना नहीं, आप इसके हालात देख सकते हैं क्या हालात इन खनन माफियों ने इसके कर दिए। गिरने की कगार पर है पुल। सरकार ने लगभग 100 करोड़ के करीब का बजट इस पे पास करके बनाया जनता के लिए। जनता तो गुजरने की दूर की बात, ये पहले ही खस्ता हालत हो गया इसकी। और ये पुल के नीचे से
अपने वाहन गुजार रहे हैं जो नियमानुसार गुजार नहीं सकते और ओवरलोड भरकर पूरे वाहन नीचे से गुजार रहे हैं। आपको बता दें कि यमुनानगर की यमुना नदी में अवैध खनन को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां सरकार ने कोर्ट में दावा किया कि यमुना के 2 ब्लॉकों में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है, वहीं लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के आधिकारिक पत्र इस दावे के उलट तस्वीर पेश करते हैं। और अब ये मामला सिर्फ अवैध खनन का नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड नष्ट करने, झूठी रिपोर्टिंग और संगठित प्रशासनिक विफलता का भी बन गया है। जहां तस्वीरों में आज भी अवैध खनन करती हुई पोकलैंड मशीनें आज तक के कैमरे पर साफ दिखाई दे रही हैं। वहां एसडीएम साहब कहते हैं कि उन्होंने साइट पर जांच की तो सब कुछ नियमों के हिसाब से चल रहा था। और जो साइट पे मेनली 2 एस्पेक्ट्स के बारे में जांच की गई। पहला तो था डिमार्केशन कि क्या वो माइनिंग एजेंसी है वो अपने अलॉटेड एरिया में ही माइनिंग कर रही है, कहीं उससे एक्सटेंड तो नहीं कर रही है। तो मौके पर हमने नायब तहसीलदार कानूनगो को भेजा था, तो वहाँ निशानदेही करवाई गई और उसके उपरांत पाया गया कि जो उनका अलॉटेड एरिया था उसी में माइनिंग करते हुए वो मिले थे, तो उसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं मिली। दूसरा एक मेजर एस्पेक्ट जो हमने चेक करवाया था वो था स्टॉक के रिगार्डिंग। तो इस फर्म के लगभग 3 जगह पे अपने स्टॉक्स थे और जो रेत का स्टॉक था वो जो पोर्टल पे जो वैल्यू डेटा था और जो एक्चुअली साइट पे हमें मिला उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन मिली। अब या तो यमुनानगर में चल रहे अवैध खनन की तस्वीरें झूठी हैं या अफसरों की खनन माफियाओं के साथ कोई न कोई मिलीभगत है। हरियाणा के सोनीपत में अवैध खनन का खुला खेल। खनन माफियाओं ने किया यमुना नदी का चीरहरण। देखिए कैसे हरियाणा में सोनीपत के असदपुर नागनौर से गुजरने वाली यमुना नदी में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। लाइन से पोकलैंड मशीनें यमुना नदी को खोखला कर रही हैं। कहने को सोनीपत में यमुना नदी के इस असदपुर पॉइंट पर जेल कोहा नाम की कंपनी ने टेंडर लिया हुआ है, लेकिन जिस तरह से टेंडर के नाम पर अवैध खनन का नंगा नाच हो रहा है, तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कैसे खनन माफियाओं ने नियमों को ताक पर रखा हुआ है। इस अवैध खनन की गवाही आज तक पर एक शिकायतकर्ता ने भी दी है। यहाँ पे जी अवैध खनन हो रहा है बहुत ज्यादा, जो कि अपनी जो जमीन है इनकी लीज है उससे बाहर ये खुदाई कर रहे हैं। मछोले की जमीन खोद दी सारी और सारी अपना मेहंदीपुर की, जो कि सरपंचों द्वारा मिली जली भगत से खुदाई कर रहे हैं यहाँ पे। और उधर से यूपी की खनन खोद रखी है, वो आपको दिख भी रही होगी। शिकायतकर्ता के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद खनन पूरी तरह से अवैध है, लेकिन सोनीपत के असदपुर पॉइंट पर यमुना पूरी रात खोदी जा रही है। लेकिन सोनीपत जिला प्रशासन की बार बार गंभीर शिकायतों के बावजूद जब नींद नहीं टूटी तो पंचकुला शिकायत की गई। उसके बाद अवैध खनन पर कैसे खाना पूर्ति की जाती है वो भी हम आपको बताते हैं। जहां दर्जनों पोकलैंड मशीनों से यमुना खोदी जा रही थी और दर्जनों ट्रक ओवरलोड किए जा रहे थे, वहां कार्रवाई के नाम पर 1 पोकलैंड मशीन और 2 ट्रक सीज किए जाते हैं। ऑपरेशन सरगार पार्ट 2 में अब हम आपको मध्य प्रदेश के सीहोर लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह खनन माफियाओं के सिंडिकेट को बेनकाब करने सीहोर पहुंचे। सीहोर में खनन माफियाओं का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिला प्रशासन के संरक्षण में खनन माफिया नर्मदा नदी के सीने को खुलेआम चीर रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सीहोर के खनन माफियाओं के सिंडिकेट का सच जरूर देखना चाहिए। जगह सीहोर, मध्य प्रदेश। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह जान जोखिम में डालकर नर्मदा नदी के दुश्मनों का सच कैमरे में कैद करने पहुंचे, क्योंकि खनन माफियाओं और जिला प्रशासन का खतरनाक सिंडिकेट मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बेरोक-टोक ऑपरेट कर रहा है। मतलब जिला प्रशासन के संरक्षण में खनन माफियाओं को नर्मदा नदी का सीना चीरने का खुला लाइसेंस मिला हुआ है।
नर्मदा नदी के किनारे जैसे ही आज तक का कैमरा पहुंचा, खनन माफियाओं के खतरनाक खेल की सच्चाई सामने आ गई। वही सच्चाई जिस पर जिला प्रशासन ने पर्दा डाल रखा है। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश भी दशकों से अवैध उत्खनन का दंश झेल रहा है और सबसे हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहे जाने वाली मां नर्मदा नदी इस अवैध खनन का सबसे बड़ा शिकार बनी हुई है। सरकार के लाख दावों के बावजूद मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन रुक नहीं रहा है। हम आपको वही तस्वीरें दिखाने आए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सुबह का समय है, लेकिन दिन के उजाले में भी नर्मदा नदी को किस तरीके से छलनी किया जा रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप घाट देख रहे हैं नर्मदा नदी का, उसमें हम आपको दिखाते हैं जूम करके कि कैसे मशीनों से यहाँ पे नर्मदा नदी में रेत को निकाला जा रहा है। और लाख दावे कर चुकी है सरकार कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि किस तरीके से मशीनों के जरिए पहले रेत को नदी से निकाला जाता है और फिर उन्हें इस तरीके से डंपरों में भरकर आगे बाजार में भेज दिया जाता है। जिला प्रशासन की सरपरस्ती में खनन के सारे कायदे और कानून यहाँ ताक पर है। न कोई सुनने वाला है, न कोई देखने वाला। दिन रात जेसीबी से नर्मदा नदी को बर्बाद करने की कहानी खुल्लम खुल्ला लिखी जा रही है। खनन का खेल ऐसा है कि खास नाव बना रखी है जिसका काम है नर्मदा नदी के बीचों बीच से रेत को बाहर निकालना। जो हमने आपको नाव की तस्वीर दिखाई वो इस तरीके की नावें होती हैं। इन नावों में कंपार्टमेंट बना के रखे गए हैं ताकि रेत को यहाँ पे भरा जा सके। आप ये देखिए, फावड़ा भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने की तरफ। अगर आप देखें तो ये फावड़ा जो है, ये नावों में यात्री नहीं बैठते हैं, जो है इन नावों में नदी पार नहीं कराई जाती है। नदी पार करने वाली नावें नहीं है, ये रेत का अवैध परिवहन करने वाली नावें हैं। खुल्लम खुल्ला नर्मदा नदी में अवैध खनन का खेल चल रहा है। अब सवाल खनन माफियाओं के हाथों की कठपुतली बने जिला प्रशासन से है। जवाब दीजिए जिला खनिज अधिकारी धर्मेंद्र चौहान। नर्मदा नदी का सीना चीरने का लाइसेंस खनन माफियाओं को क्यों मिला हुआ है? जवाब दीजिए सीहोर जिले के कलेक्टर बाला गुरु। जीवन दायिनी नर्मदा नदी के दोषियों पर जिला प्रशासन आंखें मूंद कर क्यों बैठा है? जवाब दीजिए सीहोर जिले के एसपी दीपक कुमार शुक्ला। खनन माफियाओं के दिलों में कानून और पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? सवाल बड़ा है क्योंकि खनन माफियाओं को जिला प्रशासन का खुला संरक्षण है और आतंक ऐसा है कि कैमरा लेकर रिपोर्टिंग की कीमत जान गंवाकर चुकानी पड़ सकती है। कि आप जितना संभव हो सके उतनी दूर से इन तस्वीरों को दिखाएं और आप तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितनी दूर से आकर के इस तस्वीरों को दिखा पा रहे हैं, क्योंकि उस तरफ से इन तस्वीरों को दिखा पाना लगभग असंभव है, नामुमकिन है, क्योंकि माफियाओं के जो लोग हैं उनकी नजरें हर संदिग्ध गतिविधि पर रहती है, हर अनजान गतिविधि पर रहती है और फिर इस तरीके से इस सच को सामने लाने की हिम्मत इसलिए बहुत ज्यादा लोग कर नहीं पाते हैं। आज तक ने सीहोर में खनन माफियाओं और जिला प्रशासन के गठजोड़ का पर्दाफाश कर दिया। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि यहाँ खनन माफियाओं का राज चलता है। भाई साहब, सबको दिखता है लेकिन सबके पास प्रसाद वितरण होता है और मैं तो धन्यवाद देता हूँ आपको और आज तक की टीम को, जो आपने आकर के ये जो ऐसे खतरनाक एरिया में जो आप इस खबर को कवरेज कर रहे हैं और ये सारा दिखा रहे हैं, मैं आपके हिम्मत को दाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज तक यहाँ कोई भी पत्रकार आने से कतराते हैं और आते भी नहीं है। जिला प्रशासन की अंधेरगर्दी पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि वक्त रहते कार्रवाई नहीं हुई तो नर्मदा नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अब देखना यही है कि सूबे के मुख्यमंत्री खनन माफियाओं का सिंडिकेट कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि खनन मंत्रालय उनके अधीन है। ऑपरेशन सरकार 2 में हम राजस्थान का आपको वो सच दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर हैरान और परेशान होना जरूरी है। जी हां, अलवर से लेकर जयपुर तक न सिर्फ अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है, बल्कि खनन माफियाओं का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि जैसे कोई इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जयपुर में अवैध खनन से अरावली की पूरी पहाड़ी ही गायब हो चुकी है, तो खनन माफिया कहते हैं कि पाताल तक भी खोदना पड़ा तो हम खोद देंगे।
जबकि अलवर में खनन माफियाओं का सिक्का इतना बुलंद है कि अवैध खनन के बाद पत्थरों से लदे हुए ओवरलोडेड डंपर थाने के सामने से निकल जाते हैं और मजाल है कि पुलिस वाले देख लें, पुलिस वाले उन्हें रोक सकें। पुलिस वालों की हिम्मत ही नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अलवर में अवैध पत्थरों से भरे इन डंपर वालों ने अपनी नंबर प्लेट से नंबर तक मिटा रखे हैं। पुलिस को कुछ नहीं दिखता। अलवर में खनन माफियाओं के दौड़ते ट्रकों पर दस्तक। पुलिस थाने के सामने अवैध पत्थरों से ओवरलोड ट्रकों का आवागमन। ये है राजस्थान के अलवर की तस्वीर। जब रात हो जाती है तो यहाँ अवैध खनन का खेल शुरू होता है और अवैध खनन के बाद पत्थरों से ओवरलोडेड ट्रक की आवाजाही तेज होती है। अगर इन डंपरों के सामने कोई आ भी जाए तो शायद ये उसे भी कुचल डाले। बड़ी बात तो ये है कि अवैध पत्थरों से भरे ये ट्रक अलवर के रामगढ़ नौगावा क्षेत्र के पुलिस थाने के सामने से बेधड़क बेखौफ गुजरते हैं। कई डंपरों के नंबर प्लेट पर नंबर भी मिटा दिए जाते हैं। जब आज तक की टीम ने इन डंपरों को रोककर बात करने की कोशिश की तो ये डंपर बिना ब्रेक लगाए निकलते चले गए। डंपर है और रोकने की भी कोशिश करेंगे। नंबर प्लेट देखो मिटा रखा है, नंबर प्लेट देखो मिटी हुई है। दिखाओ ऊपर पत्थर दिख रहे हैं, देखो आगे पीछे से दोनों जगह से नंबर प्लेट मिटी हुई। और इस तरह के पूरे हालात आप देख सकते हैं कितने खतरनाक हालात हैं। लोग यहाँ डरे हुए हैं। डंपर रोकने का प्रयास किया लेकिन उसमें चालक ने डंपर नहीं रोका और ये ओवरलोड भरा हुआ था और लगातार इसी तरह के हालात पूरे क्षेत्र में बन रहे। थाने के सामने से गुजरते डंपरों को चेक करने वाला एक भी पुलिस वाला नहीं है, जबकि डंपरों की नंबर प्लेट मिटी हुई है। तो क्या ये सब पुलिस और खनन माफियाओं की मिली भगत से नहीं चल रहा है? स्थानीय लोग इन ट्रकों से परेशान हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। अवैध ये हरियाणा जा रहा है ये पत्थर। अच्छा, कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? इधर माइन से वहाँ से आ रहा है। अवैध पत्थर है ये। तो दिन में ही चलते हैं यार पूरे, मतलब कैसे? पूरा 24 घंटे चलते हैं। 24 घंटे चलते हैं। अवैध खनन के लिए बदनाम अलवर में अवैध खनन माफिया खुलेआम अवैध खनन की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अरावली को बचाने के लिए बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अरावली बचाने के लिए अवैध खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन अलवर में कार्रवाई करने के लिए पहुंची खनन विभाग की टीम केवल खाना पूर्ति करके वापस लौट गई और अब अधिकारी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। सीधे सीधे खनन माफियाओं के आगे प्रशासन मौन नजर आता है। जयपुर में अरावली के अवैध खनन पर दस्तक। नियमों को ताक पर रखकर खोद डाली पूरी पहाड़ी। ये तस्वीरें जयपुर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन खुलेआम चल रहा है। बड़ी बात तो ये है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में अवैध खनन का खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है, जहां से राजस्थान की सरकार चलती है। सारे अधिकारियों, सारे अफसरों की नाक के नीचे अरावली को खोखला किया जा रहा है। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। जयपुर में दूर मत जाइए, जयपुर में किस तरह से वैध खनन के नाम पर अवैध खनन हो रहा है ये जयपुर में देखिए आप। ये कालावाड़ का इलाका है जहां पर अगर स्लोप से नापिएगा तो ये 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी है। हम एक पहाड़ी पर खड़े हैं जहां से आपको दिखा रहे हैं कि इस ऊंची पहाड़ी को किस तरह से खोदा जा रहा है। और देखिए जमीन स्तर तक खुदाई की इजाजत है और किस तरह से कितनी गहराई तक खोद दिया गया है इसे आप देखिए। और खुदाई का काम यहाँ पर जारी है। इस तरह से ऊंची ऊंची अरावली की पहाड़ियों को किस तरह से काटा जा रहा है आप देखिए यहाँ पर। और ये सब कुछ हो रहा है जयपुर में, ना तो अलवर में ना दूसरे जिलों में जहाँ पर चोरी छुपके अवैध खनन होता है। खुलेआम यहाँ पर इस तरह से वन विभाग, माइनिंग विभाग और पुलिस प्रशासन की मिली भगत की वजह से इस तरह से खनन हो रहा है। लोगों ने कहा कि एनजीटी की टीम भी आई, मगर उसके बावजूद कोई बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर पड़ा नहीं।
पता नहीं क्यों 2-4 दिन बंद रहती है खान, उसके बाद वापस शुरू हो जाती है। कितना गहराई भी खोदने अलाउ है? जहाँ तक खनन कर सके वहाँ तक। जहाँ तक खनन कर सके। हाँ। कोई सीमा नहीं है अंदर जाने की? कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा का प्रावधान है ही नहीं। साफ साफ लिखा है कि आप जमीन स्तर तक खुदाई कर सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? आप पताल तक चले जाएंगे? पताल तक जा सकते, जहाँ तक मिलेगा मिनरल, जहाँ तक हम जा सकते हैं। कौन सा मिनरल है ये? ये तेजा पत्थर है। क्या करते हैं इसका? गिट्टी मकाम आता है। ये कब लीज मिला था आपको? ये 90 में। 90 में मिला था। और ये जो ऊंचाई है कितनी है पहाड़ी की? ये 100 से कम है। 100 से कम है। वो जो लगा हुआ है वो निशान क्या चीज है? पीला। वो तो दूसरी खान आ गई। ऊपर दूसरी खान आ गई। अभी अलॉटमेंट हुई है उसकी। अभी अलॉटमेंट हुई है? अभी तो बैन है, कैसे अलॉटमेंट हुई? अरे यार 1 महीने तो क्या कहता है ना, नहीं ज़्यादा का 8-10 महीने का। ऊपर दूसरी खान है? हाँ। 2 महीने हुए आपके अलॉटमेंट के? अरे मेरी नहीं, मेरी तो 90 की हुई है। हाँ, ये इस खान की। ये दूसरी हुई है किसी को। 4.5 लाख रुपए दिए सरकार को, 4.5 करोड़। तो ये कहते हैं कि हम पताल तक खुदाई कर सकते हैं और जहां तक मिनरल मिले, जबकि नियम में ऐसा नहीं है। एनजीटी ने साफ साफ इस माइंस पर आकर कहा था और मिट्टी भी भरवाया था, जैसा लोगों का कहना है। और कह रहे हैं कि ऊपर दूसरी माइंस है जो अभी 2 महीना पहले ही अलॉट हुई है। यानी आप समझ सकते हैं कि अरावली में पाबंदी के बावजूद सरकार वैध खनन के नाम पर अवैध खनन कर रही है और करवा रही है। अरावली की परिभाषा को लेकर बचे सियासी घमासान के बीच अरावली में अवैध खनन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले 20 सालों में जितनी वैध खनन की अनुमति दी गई, उससे 2 गुना से ज्यादा तो अवैध खनन के मामले पकड़े गए हैं। अकेले पिछले 2 साल में अरावली के 19 जिलों में 1478 अवैध खनन के मामले पकड़े गए हैं। 2024-25 में ही अरावली में अब तक 530 अवैध खनन के मामले पकड़े गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के राज में राजस्थान में 7 साल के दौरान 7173 अवैध खनन के मामले दर्ज हुए हैं। उनमें से 4181 अवैध खनन के मामले अरावली क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस राज में सरकार अवैध माइनिंग करवाती थी। 5 साल में कांग्रेस सरकार ने अरावली में 2703 अवैध खनन के मामले दर्ज किए, जबकि बीजेपी सरकार में 2 साल में ही अरावली में अवैध खनन के 1478 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के आदेश दिए थे, लेकिन अब 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक लगा दी गई है। अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से अरावली में वैध खानों का गणित कुछ ऐसा है। 11,000 से अधिक खाने 20 जिलों में आवंटित, 10,000 खाने 100 मीटर से कम ऊंचाई पर, 1008 खाने 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, 747 खाने संचालित 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, 261 खाने नवीनीकरण में 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, 9500 के आसपास खाने संचालित 100 मीटर से नीचे, 10,000 खाने करीब 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वर्तमान में संचालित। अब आगे अरावली की पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है और उसके बाद खनन माफियाओं पर सरकार कैसा और किस तरह का एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। हमारे देश भर में खनन माफियाओं के अलग अलग सिंडिकेट काम कर रहे हैं। झारखंड में भी कोयला के खनन माफियाओं का गठजोड़ दशकों से एक्टिव है। समय बदला, सरकारें बदली, लेकिन आज तक झारखंड के खनन माफियाओं का सिंडिकेट नहीं टूटा। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, सफेद पोशों, खनन माफियाओं का गठजोड़ आज तक वैसा का वैसा चल रहा है, जारी है, क्योंकि झारखंड की कोयला खदानें खनन सिंडिकेट के लिए नोट छापने की टकसाल है। देश के कुल खनिज का 40% भंडार झारखंड में है, लिहाजा वैध के साथ अवैध खनन ने यहाँ एक समानांतर उद्योग का रूप ले लिया है। एक अनुमान के मुताबिक 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर है। कोयले के अवैध कारोबार के काले साम्राज्य में सब कुछ काला है, लेकिन इसको संचालित करने वाले सफेद पोश हैं। माफिया और सिस्टम का ऐसा गठजोड़ कि ईडी, सीबीआई और सीआईडी भी इसे दशकों से तोड़ नहीं पाई है।
झारखंड में कोयले की अकूट भंडार है और यही वजह है कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग ने समानांतर उद्योग का रूप ले लिया है। कोयले के अवैध कारोबार और काले धंधे में, जिसे गंदा धंधा कहा जाता है लेकिन धंधा है, सब कुछ काला है, लेकिन इसमें शामिल लोग सफेद पोश है। दिन दुगनी रात चौगनी उनकी उन्नति हो रही है और उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है। आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार रामगढ़ के कुजू के बंद कोयले की खदान में पहुंचे, जहां वैध रूप से खनन का काम बंद हो चुका है, लेकिन आज भी अवैध खनन का खेल जारी है। तो हम आपको बताते हैं कैसे होता है। 25 से 30% जब कोयला बच जाता है भंडार उसका, यानी जो डिपॉजिट है, संपदा है, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है ताकि किसी के जान पे खतरा ना हो। उसके लिए उसका जो एक्सप्लोरेशन किया जाता है, माइनिंग किया जाता है, बिल्कुल जो एसओपी है उसके आधार पे किया जाता है। खनन जो है उसमें तमाम एसओपीज का पालन किया जाता है, तमाम सावधानी बरते जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो खदान बंद होता है और वहाँ पे माइनिंग बंद कर दी जाती है कि अब इससे आगे कोयला को काटना संभव नहीं है, उसके बाद जो है वो राज्य सरकार की प्रॉपर्टी हो जाती है और वहीं से उस पर माफिया की नज़र लग जाती है। और माफिया का कनेक्शन ऐसा है कि अगर उनके कार्य में कोई आड़े आता है या उस बीच में टांग उठाने की अड़ाने की कोशिश करता है तो माफिया नज़र नहीं उठाते हैं, उन्हीं को उठा देते हैं। और वर्चस्व का ये जंग कोयला के क्षेत्र में हमेशा दिखता रहा है। खूनी संघर्ष जो है वो हमेशा दिखता रहा है, लगातार दिखता रहा है। धनबाद के क्षेत्र में ईडी सीबीआई तक भी इस गठजोड़ को तोड़ नहीं पाई है। सरकार को पता है, स्थानीय प्रशासन को अवैध खनन की पूरी जानकारी है, लेकिन कोयला माफियाओं के खेल पर आज तक रोक नहीं लगाई जा सकी। यहीं से जो कोयला अंदर डिपॉजिट है, चूंकि छोड़ दिया जाता है केंद्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन पीएसयूज रहते हैं, उसके बाद यहाँ पे इलीगल तरीके से माइनिंग किया जाता है, कोयला निकाला जाता है और ट्रांसपोर्टेशन से लेके सब कुछ इलीगल होता है। और इसको जो है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के बाजार में भेज दिया जाता है या फिर कोल जो हार्ड कोक भट्टे होते हैं उसमें दे दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ से या तो स्टील प्लांट को, ईंट भट्टे को, या छोटे मोटे उद्योग जो होते हैं वहाँ तक ये जो है कोयला फिर चला जाता है। और ये पूरा इलाका जो है ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि कैसे खुदाई किया जाता है। कोई इसमें जो है साइंटिफिक तरीका अपनाया नहीं जाता है। माइनिंग में जो एसओपी है उसको अपनाया नहीं जाता। देखिए कोयला निकाल के रखा गया है और ट्रांसपोर्टेशन जो है इसका बाहर तक किया जाता है। और साथ ही साथ अगर इसमें कोई बीच में आड़े आता है तो इनका जो है गठजोड़ ऐसा रहता है, संरक्षण ऐसा रहता है कि कहीं जो है इनको कोई परेशानी नहीं होती है। इलीगल जो कोयला होता है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जो है उसको भी, उस ट्रक को नहीं रोका जाता है। कहा जाता है कि सबका गठजोड़ होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से हमेशा कोयले के अवैध खनन पर आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है, लेकिन अवैध खनन की असली कीमत झारखंड की जनता चुका रही है, क्योंकि झारखंड की प्राकृतिक संपदा पर डाका डाला जा रहा है। एक तरफ सरकार के राजस्व पर चोट तो दूसरी तरफ कुदरत पर सीधा प्रहार। दृश्य इस इलाके में तो आपको दिख ही रहा है। धनबाद में लगभग 100 साल से इसी तरह का आग लगा हुआ है। सैंड फिलिंग किया जाता है। सैंड फिलिंग किया जाता है जब एक माइन से माइनिंग कर लिया जाता है तो जो खाली जगह होता है, स्वैलो जगह जो होता है, उसको भरने के लिए सैंड फिलिंग किया जाता है। उसमें भी कागजों पे बालू भरा जाता था और इसके अलावा जो है और कागजों पे ही वो सिमट कर रह जाता था, जिसके जांच के लिए एक बार सीआईडी के इंस्पेक्टर दास जो है वो भी धनबाद गए थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उस पूरे इलाके में, झड़िया के इलाके में वर्चस्व को लेकर जंग होता रहा है। और यहाँ देखिए किस तरह से अवैध माइनिंग के वजह से इस तरह से पूरा आग लगा हुआ है। अनसाइंटिफिक माइनिंग है, सैंड फिलिंग नहीं की जाती है। अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन की अनदेखी और जिम्मेदारों की चुप्पी कई सवाल उठाता है। सवाल यही है कि अवैध खनन का सच सब जानते हैं, खनन माफियाओं के सिंडिकेट के बारे में सब जानते हैं, तो अब तक शिकंजा क्यों नहीं कसा जा सका? तो इसका जवाब है कोयले के अवैध खनन से हर दिन करोड़ों की काली कमाई, वही काली कमाई जिसमें सफेद पोशों से लेकर सरकारी मुलाजिमों का हिस्सा तय है।
ये है झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद, लेकिन अब धनबाद अवैध कोयला कारोबार की राजधानी बन चुका है। अवैध खनन से रोजाना करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। आंकड़ों की माने तो जितनी राजस्व की लूट धनबाद में हो रही है, उससे पूरा झारखंड रोशनी से जगमगा सकता है। अवैध कोयला सिंडिकेट ने धनबाद को ऐसे गिरफ्त में लिया है कि प्रतिदिन यहां से अवैध खनन के बाद अवैध कोयले से लोड होकर 500 ट्रक रोजाना जिले से बाहर निकलते हैं। और ये सब धनबाद प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। बाकायदा अवैध खनन और अवैध कोयला एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए पुलिस और प्रशासन के रेट फिक्स हैं। धनबाद में बीसीसीएल और ईसीएल की कोयला खदानें हैं, लेकिन धनबाद में कोयला तस्करी इस कदर बढ़ गई है कि बीसीसीएल भी चिंतित है। झारखंड में बड़े पैमाने पर अवैध खनन और कोयले की चोरी हो रही है। साथ ही हमारी थर्मल पावर के ब्लास्ट फर्नेस वगैरह जो खराब होते हैं पत्थर मिक्स करके, तो इसका कारण ये है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर या एमडीओ ऑपरेटर हैं वो हावी हो गए हैं बीसीसीएल पर। अच्छा, मजे की बात ये और है कि कोयला हमारा बिक नहीं रहा है और उससे सस्ता इलीगल माइनिंग वाला कोयला बिक रहा है। आलम यह है कि धनबाद जिले की ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जहां दिन रात कारों, ट्रैक्टरों, ट्रकों से अवैध कोयला की ढुलाई ना होती हो। अवैध खनन माफिया जमीन के नीचे से जान हथेली पर रखकर कुआं बनाकर कोयला निकालते हैं। एक खदान में 30 से 40 की संख्या में लोग अंदर जाकर कोयले का अवैध खनन कर रहे हैं। ये तो चैलेंज है, बिल्कुल सही बात है। जो दो तरह होता है, एक गरीब लोग करते हैं, उसका छोड़ो, उनका रोजगार है, मगर उसको कैसा करना चाहिए, उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट कैसा देना चाहिए, देना है। जो गरीब लोग करते हैं उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देना है। दूसरा जो माफिया है, माफिया भी करते हैं। इसके विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल एक एक्शन प्लान के साथ भारत सरकार आएंगे जल्दी। रोजगार धनबाद में न सिर्फ अवैध खनन से कोयले की तस्करी हो रही है, बल्कि हर दिन कोयला माफिया आपस में भिड़ते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन देखकर भी अनजान बन जाता है। सिथुल मोडक, धनबाद, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।